हेलो एवरीवन, मैं शिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स जो 2019 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं दिसंबर में, वो हम आज आपको बताएंगे। पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव में यह समाविष्ट है। उच्चतर आर्थिक वृद्धि के अनुसार सार्वजनिक व्यय का ऊर्ध्वगामी विस्थापन सार्वजनिक व्यय एवं कराधान के पुराने स्तर से अधिक नए एवं उच्चतर स्तर की ओर झुकाव। सार्वजनिक व्यय स्थिर दर पर बढ़ता है तथा उच्चतर स्तर पर पहुंचता है। सरकार द्वारा अधिक एवं नए कार्यकलाप किए जाते हैं, अतः इसलिए सार्वजनिक व्यय तीव्रता से ऊर्ध्वगामी रूप से बढ़ते हैं। और ऑप्शन है कि पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में जो विस्थापन प्रभाव में यह समाविष्ट करता है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर है? इसका आंसर आपका बी है। ओके गाइस, बी क्या है कि पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के अनुसार जो करारोपण के संदर्भ में लोगों की जो सामान्य प्रवृत्ति होती है, जो युद्ध के समय थोड़ा बढ़ी हुई प्रतीत होती है, किंतु युद्ध के उपरांत जो सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण अपने पूर्व स्तर पर नहीं आते हैं, बल्कि कुछ कर बने रह जाते हैं, जिसमें से करारोपण की प्रवृत्ति को यदि इस हम चित्र के द्वारा आपको बताएं तो जो चित्र ये बनेगा ये सीढ़ी के आकार का बनेगा। हम एक बहुत छोटा सा आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे गाइस। चित्र कुछ इस प्रकार होगा। ये वाई ओ और एक्स, ये क्या है? ये सार्वजनिक व्यय है। ये सार्वजनिक व्यय है। ओके, और ये क्या है आपका? ये सार्वजनिक व्यय हो गया। और जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है? समय। कुछ जो आपका ग्राफ होगा कुछ ये सीढ़ी नुमा होगा, सीढ़ी के आकार का होगा, जैसे ये इस आकार में होगा। ठीक है गाइस, और इस सीढ़ी नुमा आकार को ही क्या कहते हैं हम? इस सीढ़ी नुमा आकार को हम क्या कहते हैं? कहते हैं पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव को यही प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन प्रभाव को, जो ये सीढ़ी नुमा है। ओके गाइस, किस तिथि तथा वर्ष में भारत में जीएसटी की प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2017 को, 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 मार्च 2018 को। किस तिथि में किस वर्ष में भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ? जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स 1 जुलाई 2017 में प्रभावी हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। जीएसटी में राज्यों को क्षतिपूर्ति हेतु आधार पर 2015 और 2016 में निर्धारित किया गया कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जो प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर ही लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 279 में ए में जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई एक परिस्थिति में px इक्वल 170, pm इक्वल 190 और zx इक्वल 152 है तो व्यापार की एकल
कारकीय शर्त का मूल्य टी एक्स निम्नलिखित में से क्या होगा? ए, बी, सी और डी ऑप्शन है। ये हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि जो जो की गई वो परिस्थिति है वो क्या है, पी एक्स है। पी और क्या है, एक्स, जो ये है आपका पी एक्स इक्वल पी एक्स अपॉन पी एम प्रदर्शित करेंगे, पी एम, ओके। और जेड एक्स इंटू जेड एक्स। पी एक्स कितना है, पी एक्स आपका 170 है, राइट करेंगे 170। और पी एम कितना है आपका, पी एम है 190। और आपका जेड एक्स कितना है, जेड एक्स है आपका 152 इंटू 152 है। अब क्या करेंगे, मल्टी करेंगे, कट, और उसके बाद आपका आंसर जो आएगा 136 आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, सूची ए को सूची बी से, यानी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ई कैनन का क्या है, ई कैनन का इष्टतम जनसंख्या है। फ्रैंक नेटस्टीन जनांकीय संक्रमण है। ब्रेडरलैंड सतत धारणीय सिद्धांत विकास। और रोनाल्ड कोश लेन देन लागत ट्रांजैक्शन कास्ट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्याज की बाजार दर में गिरावट होती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? बंद पत्र बांड मूल्य तथा बांड प्रतिफल दोनों में वृद्धि होगी। ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। बांड मूल्य तथा बांड प्रतिफल दोनों में गिरावट होगी। बांड मूल्य बढ़ेंगे और बांड प्रतिफल में गिरावट होगी। बांड मूल्य में गिरावट होगी तथा बांड प्रतिफल में वृद्धि होगी। इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर सी है। ओके, सी है। यदि ब्याज दर में गिरावट होती है तो जो बांड होता है, बांड का मूल्य बढ़ता है और बांड के जो प्रतिफल में गिरावट आती है। बांड मूल्य बढ़ेंगे और बांड प्रतिफल में गिरावट आएगी। ओके, क्योंकि कब आएगी? यदि ब्याज की बाजार दर में गिरावट होती है तो बांड का मूल्य क्या बढ़ता है और बांड प्रतिफल में गिरावट आती है। ओके गाइस, राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों से उधारियां घटाकर प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय करना क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। बजटीय घाटा क्या है? कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक कुल व्यय। बजट घाटा क्या है? कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक कुल व्यय। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक। प्राथमिक घाटा क्या है? कुल प्राप्तियों से उधारियों तथा ब्याज भुगतान के पश्चात प्राप्त राशि की तुलना में अधिक कुल व्यय। प्राथमिक घाटा क्या है? जो कुल प्राप्तियों से उधारियों तथा ब्याज भुगतान के पश्चात प्राप्त राशि की तुलना में अधिक कुल व्यय आपका प्राथमिक घाटा कहलाता है। ओके, भारत के NSSO द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयुक्त नहीं की जा रही विधि की पहचान कीजिए। वर्तमान मासिक स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, प्रायिक मुख्य और सहायक स्थिति। इसका जो आंसर है आपका वर्तमान मासिक स्थिति है। भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं NSSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं NSSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। NSSO के द्वारा जारी किए जाते हैं
बेरोजगारी के आंकड़े, और जिसे NSS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके। बेरोजगारी के अनुमान के लिए 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है? 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट विधि है आपका वर्तमान दैनिक स्थिति, और सेकंड है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, और तीसरी विधि जो होती है मुख्य एवं सहायक स्थिति होती है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी विधि जिसकी ये जो नहीं है? नहीं, तो नहीं कौन सी है आपकी? कौन सी नहीं है? ए, वर्तमान मासिक स्थिति। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम में फिलिक्स बक्स विश्लेषण सही उतरता है? अनुकूली प्रत्याशा, युक्तमूलक प्रत्याशा। इसका आंसर क्या है? ए है। ओके। क्योंकि A.W. फिलिक्स में अपने लेख में द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट इन यूनाइटेड किंगडम में मौद्रिक मजदूरी तथा बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध स्थापित किया। अनुकूलतम प्रत्याशा सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इनके अनुसार फिलिक्स वक्र अल्पकाल में सत्य हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में बेरोजगारी तथा मौद्रिक मजदूरी के मध्य कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। युक्त मूलक प्रत्याशा या विवेकपूर्ण प्रत्याशा के अनुसार जो फिलिक्स वक्र है वो अल्पकाल में सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डिकी फ्लोर परीक्षण स्थिरता का है। बॉक्स जैकिंस विधि पूर्वानुमान है। ग्लेसर परीक्षण हेटेरोडेटिसिटी और ग्रेंगर परीक्षण कारणता का है। ओके गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है? W.A. लेविस, H.W. सिंगर, और नेल्सन रगनार नरकश। A, B, C, D आपके ऑप्शन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका A और D है, लेविस और नरकश। A और D ऑप्शन आपका A सही होगा, क्योंकि संतुलित वृद्धि सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री हैं वो रोडान हैं, लेविस हैं, नरकशे हैं। और संतुलित वृद्धि सिद्धांत के अनुसार जो अल्पकालीन देशों में पिछड़ेपन और गरीबी के भंवर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए, और यह भी आवश्यक नहीं कि सभी क्षेत्र में या एक ही दर में बढ़े। यह दृष्टिकोण बाजार पूरकता या मांग पूरकता पर आधारित है। इस स्थिति में पूर्ति के साथ उसकी मांग या बाजार स्वतः सृजित हो जाएगी और विकास की जो क्रिया है वो निर्बाध गति से चलती जाएगी। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। कॉमर्शियल बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण, बैंकिंग प्रणाली पर नरसिंहम समिति की स्थापना, फेमा अधिनियम लागू किया जाना, भारत के एग्जिम बैंक की स्थापना। किसमें करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भी ये घटनाएं हो रही हैं इनको अपने कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो घटनाओं का कालक्रम है वो पहले कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस में किया गया? 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया कॉमर्शियल बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण। नेक्स्ट, भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई 1982 में की गई, और बैंकिंग प्रणाली पर नरसिंहम समिति की स्थापना की गई
1992 में की गई। ओके, फिर है आपका फेमा अधिनियम लागू किया जाना। फेमा अधिनियम लागू किया जाना, ये कब लागू किया गया है? ये किया गया है 1999 में लागू किया गया है। तो इसका कालक्रम क्या होगा? कॉमर्शियल बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण, फिर भारत के एग्जिम बैंक की स्थापना, और इसके बाद बैंकिंग प्रणाली पर नरसिंहन समिति की स्थापना, लास्ट में फेमा अधिनियम लागू किया जाना। ओके, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम देखें, तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो हम और अच्छी तरीके से आपको हम समझा सकें, बता सकें, और जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न होंगे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हम आपको बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार है? A, B, C, D, किसमें है? B। 280 में 280 में वित्त आयोग का भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 में के तहत 22 नवंबर 1951 को किया गया। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में भाग 1 के द्वारा किया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन से हैं? केसी नियोगी थे, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनके सिंह हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग करके भिन्नता या प्रसरण का विश्लेषण किया जा सकता है? A, B, C, D, इसमें क्या है? किसका प्रसरण किया जा सकता है? निम्नलिखित में से भिन्नता का प्रसरण जो का विश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? F परीक्षण के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर आपका D होगा। किस क्रम में यह घटित हुए हैं कि उस कालक्रम में निम्नलिखित में से सुव्यवस्थित कीजिए? पेरिस जलवायु समझौता, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वुंडलैंड आयोग, क्योटो प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये मोस्ट है। ओके गाइस, तो सबसे पहले वुडलैंड आयोग आया। कौन सा आया? वुडलैंड आयोग आया। कब आया? 1987 में। 1987 में आया वुडलैंड आयोग। और फिर उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में आया। और फिर पेरिस जलवायु समझौता 2015 में आया। तो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, CBDA। सी वुडलैंड आयोग, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सीमांतवादी क्रांति, सीमांतवादी क्रांति किसने दी? जेवेंस ने दी। सीमांतवादी क्रांति जेवेंस की। गुणक त्वरक मॉडल, गुणक और त्वरक मॉडल किसका है? सैमुअलेसन का। ISLM वक्र किसका है? जे और हिग्स का। और वास्तविक व्यापार चक्र रॉबर्ट जे बैरो का है। ओके, तो इसका आंसर होगा ABCD। इसमें कौन सा होगा? ए आपका आंसर है। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। सामान्य लागत वक्रों में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं है?
ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। ए ऑप्शन औसत लागत है, बी सीमांत लागत, सी है औसत चर लागत और औसत स्थिर लागत। इसका जो आंसर है वो है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या है कि वक्र का जो स्वरूप होता है ये आयताकार का होता है और आयताकार होने के कारण जो प्रत्येक बिंदु की जो डिमांड है, लोच है, वो इकाई होती है। इस वक्र को हम न्यूनतम बिंदु नहीं होता है क्योंकि ये वक्र निरंतर घटता रहता है। इस आकार में निरंतर ये घटता रहता है। ओके गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे।